टी हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो V से W के ऊपर है, और U जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो W से Z के ऊपर है। और हम फर्दर सपोज करते हैं कि बीटा प्राइम और बीटा डबल प्राइम ये जो है ऑर्डर्ड बेसिस हैं फॉर द वेक्टर स्पेसेस V, W एंड Z। और हम ये कहते हैं कि जो T की जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसकी मैट्रिक्स है वो A है, और U की जो मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू दी बेसिस बीटा प्राइम बीटा डबल प्राइम वो B है। तो फिर जो कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी UT, इसकी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, इसकी जो मैट्रिक्स होगी विद रिस्पेक्ट टू दी बेसिस बीटा बीटा डबल प्राइम वो होगी B है। कि हमने जस्ट क्या करना है कि उनकी मैट्रिसेस को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो उनकी कंपोजिशन की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ इसका सिंपल सा है। ये अगर आप देखें, ये ऊपर जो इसने कंस्ट्रक्शन की है, लेट करता है कि जी जो बीटा है बेसिस वो है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, और बीटा प्राइम बीटा 1 बीटा 2 बीटा m ये वेक्टर स्पेस W की बेसिस है, और बीटा डबल प्राइम ये है गेमा 1 गेमा 2 गेमा p, ये जो है वो Z की बेसिस है। और इसी तरह वो कह रहा है कि ए जो है वो पेयर बी बीटा बीटा प्राइम में जो बेसिस हैं इनमें जो मैट्रिक्स है टी की वो ए है, और सिमिलरली बीटा प्राइम बीटा डबल प्राइम में जो है वो बी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू की मैट्रिक्स है। तो अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो यू टी होगा, कंपोजिशन होगा, इसकी मैट्रिक्स क्या होगी इन बेसिस में। तो अगर आप जानते हैं कि अगर अल्फा कोई वेक्टर है वेक्टर स्पेस वी में, तो टी अल्फा इन दी बेसिस बीटा प्राइम वो क्या होगी? ए। हमने उस मैट्रिक्स को उसके ऊपर ऑपरेट करना है, और यू टी अल्फा जो है वो अगर हम इसको कंपोज करें तो वो क्या होगा? बी इंटू टी अल्फा बीटा, क्योंकि टी अल्फा जो है वो वेक्टर स्पेस डब्ल्यू में जा रहा है, और यू जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है W से Z में। तो जब T अल्फा जो वेक्टर होगा बेसिकली ये W का होगा, इसको जब हम ऑपरेट करें तो ये Z में जाएगा। तो गया कि ये बीटा डबल प्राइम में हम इसका कॉलम अगर लिखें तो वो होगा जस्ट हमने बीटा को बी मैट्रिक्स को इसके साथ हम इस वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करना है। सो हमारे पास ये जो यू टी जो है कंपोजिशन जो ट्रांसफॉर्मेशन, इसको अल्फा के ऊपर जब हम ऑपरेट करें बीटा डबल प्राइम में तो ये आ जाएगा बी ए, और इसको हम अल्फा बीटा के ऊपर ऑपरेट करेंगे। तो जस्ट बाय यूनिकनेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग मैट्रिक्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक बेसिस में यूनिक होती है, तो वी मस्ट हैव सी जो है वो क्या होगी? बी ए होगी। और इसको हम एक और वैसे भी देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यू टी जो है अगर हम इसको वेक्टर स्पेस वी की जो ऑर्डर्ड बेसिस हैं उसके ऊपर ऑपरेट करें तो वो आ जाएगा यू बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन यू ऑफ टी ऑफ अल्फा जे, और टी ऑफ अल्फा जे क्या होगा? सम के 1 टू m ए के जे बी के, क्योंकि ये टी अल्फा जे W का वेक्टर है, और इसको हम जो है वो W की जो बेसिस हैं बीटा 1 बीटा 2 बीटा m में के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। और जस्ट फिर हमने क्या करना है, क्योंकि ये ए के जे ये स्केलर्स हैं, ये मैट्रिसेस के कोफिशिएंट्स हैं और ये स्केलर्स हैं, तो जब हम इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे यू को तो स्केलर बाहर आ जाएंगे, यू जस्ट वेक्टर पे ऑपरेट होगा। और अब क्योंकि यू बीटा के जो है ये आपके पास Z का वेक्टर है, और बीटा डबल प्राइम जो है वो गेमा 1 गेमा 2 सो ऑन अप टू गेमा p जो है ये बेसिस हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू की, तो फिर हम इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। उसने लिखा I1 टू p बी आई के गेमा i के, और हमने जस्ट सम को इंटरचेंज किया, क्योंकि ये स्केलर जो हैं ये फील्ड से हैं, और फील्ड हम अमूमन जो है कम्यूटेटिव लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं बीटा आई के ए के आई जे बी आई के ए के आई जे इंटू गेमा आई, और ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये आपके पास एक इंट्री है जिसको उसने सी आई जे जो इसके इक्वल है, ये आपके पास बी ए मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें
तो उनकी जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट सी आएगा उसकी एंट्रीज ये होंगी। तो ये सिंपल सा एक थ्योरम था। नेक्स्ट आपके पास जो रिजल्ट है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि अगर यू और टी जो है वो इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इनको अगर हम कंपोज करें फ्रॉम लेफ्ट और राइट यू को, तो आपके पास आइडेंटिटी आएगी। और ये इक्विवेलेंट है कि इनकी जो मैट्रिसेस होंगी, मैट्रिसेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा। ये ऑपरेटर ले रहा है। और इसी तरह अगर आपके पास कोई टी इन्वर्टिबल ऑपरेटर है, तो फिर हमने उसके इनवर्स की मैट्रिक्स हमने कैसे फाइंड करनी है कि हम क्या करेंगे, उस टी की मैट्रिक्स फाइंड करेंगे और उसका हमने इनवर्स निकाल लेना है। फॉर एग्जांपल इसको मैं एग्जांपल के साथ जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, ये आपके पास एक जो है वो R2 से R2 में मैं एक इन्वर्टिबल लीनियर ऑपरेटर देख रहा हूं और इसकी मैं मैट्रिक्स लिखना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल ये इन्वर्टिबल है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस t of xy equal to x plus y और माइनस y। अगर आप चेक करें तो ये एक इन्वर्टिबल लीनियर ऑपरेटर है, क्योंकि इसका कर्नल जो है 0 है, ये 1 to 1। अच्छा, तो अब मैं इसका जो है वो फॉर एग्जांपल आपके पास जो बेसिस हैं वो बीटा बेसिस गिवन है। बीटा बेसिस हैं, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड बेसिस हैं जो अल्फा 1 आपके पास है 1 0, और अल्फा 2 जो है वो आपके पास है 0 1। हम इसके जो इनवर्स है उसकी हम मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इस टी की मैट्रिक्स निकालेंगे। और तो टी की मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें पहले ये जो स्टैंडर्ड बेसिस के एक्शन देखना पड़ेगा, क्या है ये किसकी इक्वल है। तो ये बेसिकली है टी ऑफ 1 0। तो ये जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0, और इसको आप लिख सकते हैं अल्फा 1 प्लस 0 अल्फा 2। और जब टी ऑफ अल्फा 2 आप निकालना चाहें, जो बेसिकली आपके पास है टी ऑफ 0 1, तो वो आपके पास आ जाएगा जी 1 -1, जो जिसको आप लिख सकते हैं अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। तो जो टी की जो मैट्रिक्स है इन बेसिस बीटा में, जिसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, वो आपके पास एक 2 by 2 मैट्रिक्स होगी, जिसके एंट्रीज होंगी 1 0 1 और -1। ये आपके पास मैट्रिक्स होगी। तो अब हम क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा कि जो टी इनवर्स की मैट्रिक्स अगर हम लिखना चाहें इन बेसिस में, जो इसका इनवर्स है, क्योंकि ये एक इन्वर्टिबल लीनियर ऑपरेटर है, तो वो हमने क्या करना है, जस्ट जो टी ये जो लीनियर ऑपरेटर है टी, इसकी जो मैट्रिक्स होगी बीटा बेसिस बीटा में, इसका हमने इनवर्स निकाल देना है।
और ये 2x2 मैट्रिक्स आपको पता है 3x3 हो, इन जनरल अगर n/n हो उसका भी आपको इनवर्स निकालना आता है। तो ये आप अभी इनवर्स निकाल जो आप सिंपल पढ़ते हैं कोफैक्टर्स वगैरह से, इसका जो इनवर्स आएगा वो आएगा जी 1 -1 और उसके बाद आएगा जी 1 -1, ये इसका इनवर्स है। तो ये बेसिकली जो इनवर्स ऑपरेटर है बीटा, उसकी मैट्रिक्स जो है स्टैंडर्ड बेसिस में वो आपके पास ये होगी कि आपने ओरिजिनल जो ऑपरेटर होगा उसका इनवर्स लेना है और उस ओरिजिनल ऑपरेटर की मैट्रिक्स का इनवर्स लेना है। हाँ जी बच्चों, ये आपको बात क्लियर हुई? अच्छा अच्छा, तो इसी बात को उसने जो है वो यहाँ जनरली लिखा हुआ और आपको मैंने ये थ्योरम की फॉर्म में बता दी। अच्छा, आगे वो कह रहा है कि अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर हम ऑर्डर्ड बेसिस चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल अभी जो है हमने ये जो एग्जांपल की थी इसमें देखें हमने बेसिस को ऑर्डर ऐसे दिया हुआ है कि 1 0 को अल्फा 1 इसको पहले बेसिस का पहला एलिमेंट करार दिया हमने और 0 1 को दूसरा। फॉर एग्जांपल हम बेसिस को रीशफल कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम मैं ऐसे रख देता हूँ इन्हीं बेसिस को, तो फिर मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेसिस तो वही है, हमने जस्ट क्या किया, रीशफल किया। तो उसके लिए ये जनरल थ्योरी हमें बता रहा है कि इस केस में हम क्या करेंगे। तो वो कह रहा है कि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी कंसीडर द क्वेश्चन ओनली फॉर लीनियर ऑपरेटर। हम जस्ट लीनियर ऑपरेटर के लिए ले लेते हैं जिसमें वेक्टर स्पेसेस सेम है। तो बाकियों के लिए जस्ट हमने क्या करना है, बेसिस को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल दूसरी हमने बेसिस डिफरेंट ले लेनी है, बाकी प्रोसीजर वही है। तो सो दैट कि हम सिंगल ऑर्डर बेसिस यूज करें, वेक्टर स्पेसेस सेम होंगी, वरना जो है हमें डिफरेंट लेना पड़ेगा। लेट हेलो let T be a linear operator on the finite dimensional vector space। और हम सपोज करते हैं कि बीटा जो है वो अल्फा 1 अल्फा n और जो है ये बीटा अल्फा प्राइम, इसकी ऑर्डर्ड बेसिस है v की। ये लीनियर ऑपरेटर है और इसकी ये ऑर्डर्ड बेसिस है। अब क्वेश्चन ये, हाउ आर दी मैट्रिसेस टी बीटा एंड टी बीटा प्राइम आर रिलेटेड? ये मैट्रिक्स कैसे आपस में रिलेट होंगी, क्योंकि बेसिस अब हमने चेंज कर दी है। तो और आप ये जानते हैं कि ये आप प्रीवियस चैप्टर भी आप देख लें, अगर आपको मैंने एक एग्जांपल करवाई थी पी मैट्रिक्स की, कि हमारे पास एक यूनिक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है कि सच दैट ये जो बेसिस हैं अल्फा 1 अल्फा 2 जो है वो, अगर कोई भी वेक्टर आप ले लें अल्फा वेक्टर स्पेस वी का, और इसको आप जो बीटा बेसिस हैं इसमें इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखें, तो वो इक्वल होगा कि ये जो अल्फा वेक्टर है इसका अनदर बेसिस में कोऑर्डिनेट वेक्टर लिख के पी को इसके ऊपर ऑपरेट कर दें। तो ये जो मैट्रिक्स है बेसिकली जो पी, जिसके ये कॉलम्स हैं P1 सर एक्सक्यूज मी सर, ये देयर इज अ यूनिक इन्वर्टिबल n क्रॉस n। हाँ ये सर यूनिक यूनिक का मतलब ऐसे क्या, ये यही वे है बस, ये इसको एक ही वे है, प्रूव कर? एक ही वे है, ये आपके पास एक ही वे है कि अगर फॉर एग्जांपल टू डिफरेंट बेसिस हों, ये जिस तरह ऊपर उसने बात, एक अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n हो और दूसरी अल्फा 1 प्राइम अल्फा प्राइम हो, तो कोई वेक्टर हो अल्फा, हम उसका कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखना चाहते हैं बीटा बेसिस में, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जरूर यूनिक, वो यूनिक होगी। तो कि सच दैट हम बीटा प्राइम के कोऑर्डिनेट वेक्टर के ऊपर उसको ऑपरेट करेंगे तो एग्जैक्टली वो आपके पास ये कोऑर्डिनेट वेक्टर आएगा। और ये मैट्रिक्स बेसिकली क्या होगी, ये मैट्रिक्स बेसिकली आपके पास क्या होगी कि ये जो इसके कॉलम्स हैं P1 P2 ये किसके इक्वल होंगे, ये बेसिकली होंगे ये जो बेसिस हैं अल्फा जे प्राइम, इनके हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखने हैं बीटा बेसिस में, ये बेसिकली इसके इक्वल होगा। तो बाय डेफिनेशन
अगर हम टी को ऑपरेट करें अल्फा के ऊपर और उसका कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखना चाहें बीटा बेसिस में, तो हम क्या करेंगे, इसकी मैट्रिक्स को ऑपरेट करेंगे अल्फा की कोऑर्डिनेट वेक्टर के ऊपर। और अगेन क्योंकि अभी हमने ये कहा कि अल्फा बीटा जो है ये इसके इक्वल है इस पी मैट्रिक्स को ऑपरेट करने के, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं टी अल्फा इंटू पी, क्योंकि ये इसकी इक्वल अल्फा बीटा की जगह आप ये लिख सकते हैं पी इंटू अल्फा बीटा, तो आप जस्ट ये लिख दें। तो इन दोनों इक्वेशनों को अगर आप कंबाइन करें, ये जो ऊपर 3.7 लिखी और 3.9 है और 3.8 है, तो आप लिख सकते हैं टी इन दी बेसिस बीटा, ये देखें टी इन टी बेसिस बीटा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, अल्फा इंटू पी अल्फा इंटू बीटा प्राइम, दिस इज इक्वल टू पी इंटू टी अल्फा बीटा प्राइम। क्योंकि ये पी इन्वर्टिबल है तो दोनों तरफ आप इनवर्स को अप्लाई करें, तो आपके पास क्या बचेगा जी, यहाँ बचेगा टी बीटा इंटू पी ऑफ अल्फा बीटा प्राइम, ये पी इनवर्स बाहर आ गया और ये पी कैंसिल हो जाएगा, और टी अल्फा इंटू बीटा प्राइम एज इट इज, सो दैट आपके पास क्या होगा कि टी बीटा, टी जो ऑपरेटर है बेसिकली, ये अल्फा इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर एक के लिए हमने लिखा, तो इन जनरल जो मैट्रिक्स होगी बेसिस बीटा प्राइम में इस टी की, टी बीटा, वो एग्जैक्टली आपके पास होगी पी इनवर्स टी बीटा पी के इक्वल होगी। तो ये एक डेफिनेशन है आपके पास, जिसको नेक्स्ट वो डेफिनेशन की फॉर्म में भी लिखता है, और इसको जस्ट थ्योरम की फॉर्म में इसने आगे लिखा हुआ है कि लेट वी बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस over the field f and let beta and beta prime be the ordered basis for v. Suppose that t is a linear operator on v. If p is any n by n matrix with columns pj this one, then जो आपके पास मैट्रिक्स होगी वो इसकी इक्वल होगी। अल्टरनेटिवली अगर u आपके पास को लीनियर ऑपरेटर है डिफाइंड बाय दिस वन u अल्फा जे प्राइम, जो इन बेसिस को दूसरी बेसिस के ऊपर मैप करवाता है, तो फिर उसकी जो मैट्रिक्स होगी क्या होगी टी बीटा प्राइम की, कि हमने जस्ट उस u का इनवर्स ले लेना है और सिंपल ये होगी। इसको एग्जांपल के साथ भी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये लीनियर ऑपरेटर गिवन है, टी ऑफ x1 x2 x1 0 के इक्वल है, तो आप अगर स्टैंडर्ड बेसिस में ये जो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 जो 1 0 0 1, अगर स्टैंडर्ड बेसिस में इसकी आप मैट्रिक्स लिखना चाहें तो आप इजीली ये देख सकते हैं कि ये इसकी इक्वल आएगी। अब हम सपोज करते हैं कि बीटा प्राइम और बेसिस हैं R2 की, और जिनके वेक्टर्स ये एप्सिलॉन 1 प्राइम 1 1 है और एप्सिलॉन 2 प्राइम 2 1 है, ये भी बेसिस है। तो फिर अगर आप देखें तो एप्सिलॉन 1 प्राइम को आप इस तरह लिख सकते हैं, ये जो स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 1 है, इसको तोड़ के आप 1 0 प्लस 0 1 लिख सकते हैं, तो वो बेसिकली एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, और एप्सिलॉन 2 प्राइम जो है वो आपके पास है 2 1, जिसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। तो आपके पास जो ये जो कंडीशन है अगर आप देखें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पी जो आप मैट्रिक्स निकालना चाहें तो वो आ जाएगी 1 1 और उसके बाद 2 1, क्योंकि ये बेसिकली आपने ये जो मैट्रिक्स है, ये जो चीज है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 और उसके बाद 1 1, ये जस्ट इसको आपने कॉलम में लिखना है और उसके बाद इसको आपने कॉलम में लिखना है, और ये ऑपरेट हो रहा है इस कॉलम पे एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका जो ये जो मैट्रिक्स है ये पी है। तो पी ये है, अगर आप सिंपली शार्ट कंप्यूटेशन करें तो कैलकुलस इसके ऊपर अप्लाई करें सिंपल, तो ये एक इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और ये इसका इनवर्स है। तो अब हम टी की जो है वो मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं, ये जो गिवन लीनियर ऑपरेटर, हम क्या करेंगे कि जो टी बीटा है जो गिवन बेसिस में स्टैंडर्ड बेसिस में उसकी मैट्रिक्स लिखेंगे जो है 1 0 0 1, उसको इसकी मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर पी के साथ, तो ये जब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आएगी। तो अगर हमारे पास गिवन बेसिस मौजूद हो, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर एग्जांपल मौजूद हो, और जो है वो तो हमारे पास एक और बेसिस में वो पूछना चाह रहा है कि इसमें आप इसकी मैट्रिक्स लिखें, तो आपने क्या करना है कि आपने उन बेसिस को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है गिवन बेसिस के, और फिर उसके बाद मैट्रिक्स पी निकालनी है, उसका इनवर्स निकालना है और सिंपल इस फार्मूले को अप्लाई करना है। तो ये आपके पास गिवन लीनियर ऑपरेटर की
मैट्रिक्स आ जाएगी इन अदर ये जो दूसरी बेसिस गिवन होंगी उसमें। ठीक है बच्चों, और इसी तरह ये यस सर। एग्जाम्पल यस सर। 17 भी जस्ट इसी तरह ही की चीज है, ये भी आपने खुद देख लेनी है। इसमें जस्ट उसने लीनियर ऑपरेटर जो है डिफरेंशिएशन ऑपरेटर चेंज किया। अच्छा, ये जो चीज हम पढ़ रहे थे इसका मतलब क्या है, इसका एक खास नाम है इस तरह की मैट्रिक्स का, ये डेफिनेशन है। सिमिलर मैट्रिसेस क्या होती हैं? लेट ए एंड बी बी two square matrices of size n over the field f of scalar। हम कहेंगे कि B सिमिलर टू है, जो B मैट्रिक्स है ये सिमिलर है मैट्रिक्स एक एक ए के साथ over the field f if there exist an invertible square matrix of size n namely P over that field f such that कि हम उस B को इस फॉर्म में लिख सकें। अगर इस तरह की मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाए तो फिर हम कहेंगे कि जो है वो ए जो है वो बी जो है वो सिमिलर है ए के, और इसको मैथमेटिकली इस तरह अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि बी जो है वो सिमिलर है ए के। तो हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस तो आपको मैंने दे दिए थे, और क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास है 4। कह रहा है let V be a two-dimensional vector space over the field F and let beta be an ordered basis for V if T is a linear operator on V such that the matrix of T in the given basis beta is this one. Prove that T square minus A plus D into T plus AD minus BC identity equal to 0। कि अगर आपके पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, लीनियर ऑपरेटर हो किसी भी वेक्टर स्पेस के ऊपर, और ऑर्डर्ड बेसिस गिवन हो और उसकी मैट्रिक्स गिवन हो, तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। और इसको आप ऐसे भी अगर आप गौर करें तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसके डायगोनल को ऐड करें तो a प्लस डी, ये लिखा हुआ a प्लस डी इंटू टी, और उसके बाद ये इसका डिटर्मिनेंट है ए डी माइनस बी सी, जो उसने आगे कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो डायगोनल की एंट्रीज को जब हम ऐड करें, ऐड करने से जो वैल्यू आती है उसको कहते हैं ट्रेस ऑफ ऑपरेटर, और बाकी डिटर्मिनेंट से आप वाकिफ हैं। तो ये आपने प्रूव करना है। जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने जस्ट कंपोजिशन लेनी है और फिर a प्लस डी को t के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए डी माइनस बी सी को आइडेंटिटी के साथ, और फिर इनको ऐड करना है तो 0 आएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये है कि आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर है R3 के ऊपर, 3 डायमेंशनल स्पेस के ऊपर, और स्टैंडर्ड बेसिस में उसकी मैट्रिक्स भी आपको दी गई है। और क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ रहा है कि इसकी रेंज जो है वो लीनियर ऑपरेटर टी की जो रेंज है उसकी, क्योंकि रेंज सब स्पेस होती है, उसकी आपने बेसिस निकालनी है। और सिमिलरली जो नल स्पेस है, क्योंकि वो भी सब स्पेस होती है, उसकी भी आपने बेसिस निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो जो आज की ये तो पुरानी चीजें थी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 आज की थ्योरी से रिलेटेड है। कह रहा है कि आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर R2 के ऊपर गिवन है। पहला काम तो आपने क्या करना है, जो R2 की स्टैंडर्ड बेसिस है उसमें इसकी मैट्रिक्स लिखनी है। और दूसरा काम क्या करना है कि अगर आपकी बेसिस ये चेंज कर दी जाए, फॉर एग्जांपल अब बेसिस स्टैंडर्ड के बजाय हम ये ले रहे हैं अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 1 और अल्फा 2 ये है, तो इसमें इसकी मैट्रिक्स लिखी। इसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको करवा दी कि अगर आपके पास कोई नई बेसिस हो तो फिर आप गिवन उस ऑपरेटर की उन न्यू बेसिस में कैसे मैट्रिक्स लिखेंगे, ये भी आपको पता है। और क्वेश्चन नंबर सी जो है वो कह रहा है कि अगर ये जो ऑपरेटर है इसमें से सी आइडेंटिटी, सी स्केलर है और आइडेंटिटी आपके पास आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इसको हम माइनस कर दें तो किस रियल नंबर सी के लिए ये ऑपरेटर जो है इन्वर्टिबल होगा। और क्वेश्चन नंबर डी जो है वो बीटा जो है, अगर ऑर्डर्ड बेसिस है R2 की और जो गिवन ऑपरेटर की जो मैट्रिक्स है बीटा बेसिस में वो ए है, तो फिर शो करें कि ये इसकी जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज हैं A12 A21 ये हमेशा नॉन जीरो होंगी। जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज होंगी ये हमेशा नॉन जीरो होंगी। और
दोस्तों का कंपैरिजन ना बकवास किया करो। और बच्चे वसीम आरफ क्या कर रहे हो यार। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी हूबहू बहु इसी तर्ज का है कि ऑपरेटर गिवन है आपको, आपने उसकी मैट्रिक्स लिखनी है और फिर उसने दूसरे पार्ट में ऑर्डर बेसिस चेंज की हैं उनमें लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड पार्ट है सी पार्ट, उसमें पूछ रहा है कि शो करें कि ये जो ऑपरेटर है ये इन्वर्टिबल है, और फिर उसके बाद इसका जो टी इनवर्स है वो आप निकाल के दें कि वो क्या होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने करना है, और क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो है वो आपने जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 काफी। ठीक है बच्चों। हेलो। जी सर ठीक है। तो बाकी आपने चीजें जो है वो स्किप कर देनी है। तो आज जो हम चलते हैं आगे, जो हमारा फर्दर टॉपिक है वो है लीनियर फंक्शनल से रिलेटेड, कि फंक्शनल क्या चीज होती है। हाँ जी बच्चों, क्लास में कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि फंक्शनल क्या चीज होती है? हाँ जी बच्चों। हेलो। जी सर। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्लास में कोई बच्चा ये बता सकता है कि फंक्शनल क्या चीज होती है? सर नहीं आइडिया हो रहा फंक्शन किस बेस पे सर। अच्छा चलें ठीक है। तो आज हम एक नई चीज पढ़ते हैं, ये गालिबन आपने पढ़ा भी होगा, कि अगर हमारे पास जो है वो वेक्टर स्पेस वी हो, अवर द फील्ड एफ ऑफ स्केलर्स, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो वेक्टर स्पेस से करस्पॉन्डिंग फील्ड के ऊपर डिफाइन हो, उसको लीनियर फंक्शनल कहा जाता है। तो लीनियर फंक्शनल बेसिकली फॉर एग्जांपल R2 जो है वो आपके पास एक वेक्टर स्पेस है अवर द फील्ड एफ। तो कोई सा भी जो फंक्शन है जो R2 से करस्पॉन्डिंग फील्ड, क्योंकि R2 वेक्टर स्पेस है अवर R, इसके ऊपर जो भी फंक्शन होगा उसे हम फंक्शनल कहेंगे। और अगर ये लीनियर भी होगा तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये लीनियर फंक्शनल है। अच्छा, तो ये जस्ट उसने नीचे लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन लिखी हुई है कि वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और उसकी इसने एग्जांपल दी है कि एफ एन जो है आपके पास एक, आप जानते हैं कि एक वेक्टर स्पेस है अवर द फील्ड एफ। एफ कोई सा भी फील्ड है आपके पास, तो इससे एफ जो है वो एफ एन से क्योंकि ये एन टपल्स की स्पेस है, करस्पॉन्डिंग जो फील्ड है एफ का वो आर हो सकता है, सी हो सकता है, क्यू हो सकता है, इसके ऊपर आप ये फंक्शन डिफाइन करें तो आप ये चेक कर सकते हैं कि ये आपके पास एक फंक्शनल है और लीनियर फंक्शनल है। आप लीनियर फंक्शनल की जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई आप करवा सकते हैं। ये बेसिकली वेक्टर है इसका अल्फा। तो इसको भी हम मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और अगर हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस गिवन हो तो हम उसको लिख सकते हैं। तो अगर आप चेक करें तो ये एफ एन की जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं वो आपके पास है एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, सो ऑन एप्सिलॉन एन, एन बेसिस हैं। और ये एप्सिलॉन 1 क्या है कि फर्स्ट पोजीशन पे इसकी एंट्री 1 है और बाकी सारे कंपोनेंट्स इस टपल के क्या हैं, 0 है। तो जब आप एफ ऑफ एप्सिलॉन 1 करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा जी? गोया कि आपने x1 की जगह 1 रखना है, बाकी सारे 0, तो आपके पास एग्जैक्टली बचेगा a1। और सिमिलरली
A1 बचेगा, और सिमिलरली आप एप्सिलॉन 2 पुट करेंगे तो A2 आएगा, और इन जनरल आपके पास f ऑफ एप्सिलॉन j आपके पास AJ होगा जब j 1 से लेके n तक होगा। तो हर लीनियर फंक्शनल वो आगे वो थ्योरम भी हमें पढ़ाएगा कुछ इस चैप्टर में तो नहीं, अगले चैप्टर्स में, कि जो भी लीनियर फंक्शनल fn के ऊपर डिफाइन है वो बेसिकली इसी फॉर्म का है, इसी फॉर्म का है, और ये A1 A2 n स्केलर्स है। तो ये हम देख भी सकते हैं क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर AJ को हम ऐसे डिफाइन करें f ऑफ एप्सिलॉन j और इसकी लिनियरिटी को यूज करें तो f ऑफ x1 को आप लिख सकते हैं f इंटू सम xj एप्सिलॉन j, क्योंकि ये टपल है, n टपल है x1, इसको अगर आप तोड़ के लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x1 एप्सिलॉन 1, क्योंकि एप्सिलॉन 1 1 0 0 0 है, प्लस सो ऑन, इसी तरह xn एप्सिलॉन n, और इसी को उसने तोड़ के लिखा हुआ है सम j1 टू n, j1 से लेके n तक है, और xj एप्सिलॉन j। xj एप्सिलॉन j ये इसने लिखा हुआ है, और ये xj एज इट इज, और जो है वो जब इसको f को इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा f ऑफ एप्सिलॉन j, क्योंकि xj जो है वो आपके पास क्या है, स्केलर्स हैं। तो बताने का मकसद ये है, और f ऑफ एप्सिलॉन j आपके पास aj है, तो गोया कि कोई सा भी फंक्शनल है वो इसी फॉर्म का है, ये a1 x1। ये देखिए हमने जनरल फंक्शन कोई लिखना चाहा कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस हो, तो ये एक एग्जांपल है लीनियर फंक्शनल की। और फिर उसके बाद ये जो ट्रेस है, ट्रेस मैंने अभी आपको बताया कि स्पेस ऑफ ऑल स्केयर मैट्रिसेस के ऊपर आप एक फंक्शन डिफाइन करें जिसको TR से उसने डिनोट किया है, जिसको TR से डिनोट किया है। तो आप जो मैट्रिक्स है, कोई सी भी मैट्रिक्स ले लें, उसकी जो मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं उनको सम कर दें, तो ये भी आपके पास एक फंक्शनल है, और ये लीनियर फंक्शनल है, और लीनियरिटी आप इसकी नीचे यहाँ देख सकते हैं। तो बच्चों आप दोबारा लॉग इन करें, हम जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।